स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ सुनेंगे कुछ कहानियां नई, कुछ पुरानी, कुछ अपनी, कुछ बेगानी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत कुछ लिखा, 70 किताबें लिखी। इसके अलावा फिल्म स्क्रिप्ट्स, फिल्म रिव्यूज और कॉलम, अंग्रेजी में द लास्ट पेज और उर्दू में आज़ाद कलम, जो उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख दिया था कि उनके कॉलम्स के पन्नों को उनके साथ ही दफना दिया जाए। उन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की, लेकिन शायद उनको अधिकांश लोग उनकी फिल्म स्क्रिप्ट्स के कारण जानते हैं। उन्होंने लिखी वी शांताराम की डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, चेतन आनंद की नीचा नगर, गुलजार की अचानक। राज कपूर की बेहतरीन फिल्में सभी के अब्बास की देन हैं। आवारा, श्री 420, जागते रहो। ये उस समय की बात है जब देश का हर महत्वपूर्ण कलाकार इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़ा था। ये कलाकार उन लोगों की कहानियां कहते थे, उन लोगों की आवाज़ थे जो देश में आ रही प्रगति की लहर के नीचे दब गए थे, खो गए थे। के अब्बास ने अपनी कलम को जरिया बनाया इंसान के अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाने का, समाज को बदलने का। उनकी कहानियों का संकलन मुझे कुछ कहना है ऑनलाइन उपलब्ध है, वक्त निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा। आइए सुनते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी एक कहानी, टिड्डी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि काश्तकार डट कर टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं। हवाई जहाज़ों से टिड्डी के दलों पर जहरीली गैस का हमला किया जा रहा है। अपनी अपनी खेतियों को इस दुश्मन से बचाने के लिए काश्तकार हर मुमकिन तदबीर कर रहे हैं। ढोल बजाकर, टीन के कनस्तरों को पीट पीट कर टिड्डी दल को भगाया जा रहा है। लाठियों और डंडों और झाड़ुओं से टिड्डी फौज का कलक कुमा किया जा रहा है। बहुत जल्द उम्मीद की जाती है कि करोड़ों टिड्डियों में से एक भी टिड्डी जिंदा न बचेगी। खेत में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी और रामू के मन में आशा की फुलवारी लहलहा रही थी। देखने में एक छोटा सा खेत था। उसमें जो फसल खड़ी थी उसमें कटाई छटाई के बाद मुश्किल से 50 मन गेहूं के दाने निकलेंगे। रामू ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। मंडी में गेहूं का भाव था 15 रुपये फी मन। कुल फसल के हुए 750 रुपये। कोई खजाना उसके घर में नहीं आने वाला था, मगर फिर भी पकी हुई गेहूं की बालियों को देख देख कर रामू फूला नहीं समा रहा था। शाम के सूरज की रोशनी में खेती जगमगा रही थी, जैसे वो सोनामल सुनार की दुकान हो, जहां सोने चांदी के जेवर हमेशा शीशे की अलमारियों में सजे रहते हैं, और जहां से इस बार की फसल का सौदा करते ही रामू लाजो के लिए एक चांदी की हंसली लाने वाला था। और ये सोचते ही रामू की नज़रों में गेहूं की तमाम बालियां सिमट कर एक चमकती हुई हंसली बन गई, और उस हंसली में उसकी लाजो की लंबी पतली गर्दन थी और उसका पके गेहूं की तरह दमकता हुआ चेहरा था। लाजो, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चों की माँ। 6 बरस हुए जब वो उसे मुकलावा करके घर लाया था और पहली बार उसका घूंघट उठाकर उसका मुंह देखा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे सचमुच लक्ष्मी उसके घर आ गई हो। इतनी सुंदर बहू तो उनके सारे गांव में एक भी नहीं थी। कितने ही दिन तो वो खेत पर भी नहीं गया था, बस हर वक्त बैठा लाजो को घूरता रहता था, यहां तक कि मां को उसे धक्के मार कर बाहर निकालना पड़ा। अरे बेशरम, गांव वाले क्या कहेंगे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया। 6 बरस से रामू हर फसल पर लाजो के लिए हंसली बनवाने का प्रोग्राम बनाता था, मगर हर बार उसका ये मंसूबा मिट्टी में मिल जाता था या पानी में डूब जाता था। एक बरस बारिश इतनी हुई और ऐसे गैर वक्त हुई कि आधी पकी हुई फसल तबाह हो गई। अगले बरस सूखा पड़ा और खेतियां जल गईं। तीसरे बरस बाढ़ आ गई और फसलें पानी में डूब गईं। चौथे बरस गेहूं को घुन खा गई। 5वें बरस ऐसा जबरदस्त पाला पड़ा कि फसल ठिठुर कर रह गई। 6ठे बरस ऐसी तेज आंधियां चली कि पकी पकाई फसल को तबाह कर दिया।
मगर इस बरस भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक था। नई नहर से उनको पानी काफ़ी मिला था। सरकार के महकमाए ज़राअत से खाद भी मिली थी और फसल को खाने वाले कीड़ों को मारने की दवा भी मिली थी। बारिश ना कम हुई थी ना ज़्यादा। इस बरस रामू को ऐसा लगता था कि उसकी लाजों के नाजुक गले में वो चांदी की हसली ज़रूर जगमगाएगी, जो कब से सोनामल के शीशे की अलमारी में उस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। अपने खेत में खड़ा खड़ा रामू सोच रहा था कि अब एक आध दिन में कटाई शुरू ही कर देनी चाहिए। इतने में उसने धूप में जगमगाते हुए खेत पर एक साया पड़ता हुआ देखा और न जाने क्यों दफतन उसका दिल खौफ से भर गया। नज़र उठाकर देखा तो आकाश पर पश्चिम की तरफ से आता हुआ एक बादल दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बेवक्त की बरखा कैसी? इन दिनों तो कभी बादल नहीं देखे। उसके बराबर के खेत में उसका पड़ोसी गंगवा भी यही सोच रहा था। अरे रामू, इस बरस बेबखत की बरखा होने वाली है क्या? यही मैं सोच रहा हूं भैया। और अभी वो कुछ और ना कह पाया था कि बादल, जो बड़ी गैर मामूली रफ्तार से उड़ रहा था, अब उनके सर पर ही आ गया और बरखा की पहली बूंद रामू की नाक पर से फिसलती हुई गेहूं की एक पकी हुई बाली पर गिरी। मगर ये बूंद पानी की नहीं थी। वो बूंद ही नहीं थी, एक जहरीला भूखा कीड़ा था जो देखते ही देखते गेहूं के कितने ही दाने चट कर गया। रामू चिल्लाया, टिड्डी! गंगवा चिल्लाया, टिड्डी! आसपास के खेतों से आवाजें आईं, टिड्डी टिड्डी! इससे पहले भी ये आसमानी मुसीबत उनके खेतों पर नाजिल हुई थी। उन्होंने मंदिरों में घंटे बजाए थे और मस्जिदों में दुआएं मांगी थीं और खेतों में खड़े होकर शोर मचाया था, मगर वो टिड्डी की यलगार को न रुक सके थे और देखते ही देखते उनकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और वो जमींदार और साहूकार से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने पर मजबूर हो गए थे। मगर इस बार वो बदल चुके थे। उनका मुल्क और उनके खेत बदल चुके थे। जमींदारी खत्म हो चुकी थी। अब काश्तकारों के अपने खेत थे, उनकी अपनी सरकार थी जो ऐसे मौके पर उनकी सहायता के लिए तैयार थी। सो इस बार सिर्फ चंद बड़े बूढ़ों ने ही मंदिर में घंटे बजाकर भगवान से फरियाद की। बाकी जितने काश्तकार थे सब अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को दुश्मन से बचाने के लिए तैयार हो गए। पहले सैकड़ों ढोल और टीन के कनस्तर पीट पीट कर टिड्डी को डराया और भगाया था। फिर भी दुश्मन पसपा न हुआ तो किसानों की फौज लाठियां और डंडे लेकर उन पर पिल पड़े। औरतें और बच्चे भी पीछे नहीं रहे, झाड़ुएं ले लेकर टिड्डी दल का सफाया करने लगे। मगर दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। 1000 टिड्डियां मारी जाती तो 10,000 और आ जाती। ऐसा लगता था कि आसमान में एक सुराख हो गया है और उसमें से टिड्डियों की मुसलसल बारिश हो रही है। लाखों टिड्डियां, करोड़ों टिड्डियां। फिर भी मुकाबला करने वालों ने हार न मानी। रात के अंधेरे में भी मशालें जला जला कर दुश्मन पर हमला करते रहे। टिड्डी का मुकाबला करने वालों में सबसे आगे आगे रामू था। दिन भर रात भर उसने ना खाना खाया, ना पिया, ना पल भर आराम किया। उसके पड़ोसियों में कोई भी हिम्मत हार जाता और कहने लगता कि इस आसमानी बला का हम मुकाबला नहीं कर सकते, भगवान ही हमें इससे निजात दिला सकता है। तो रामू ललकार कर कहता, अरे मर्द होकर एक जरा से कीड़े से हार मान गए? पूरे 6 महीने खून पसीना एक करके जो फसल उगाई है, अब उसे दुश्मन के हवाले कर दें? चलो उठो, हिम्मत ना हारो। रामू को तो ऐसा लग रहा था कि ये टिड्डी उसकी जाती दुश्मन है, जो उससे उसकी खेती ही नहीं, उसकी जिंदगी की सारी खुशियां और कामयाबियां छीनना चाहती है। उसको ऐसा लगता कि ये टिड्डी उसकी उगाई हुई फसल ही को चट नहीं करना चाहती, बल्कि उस चांदी की हसली को भी दीमक की तरह खाए जा रही है जो वो लाजों के गले में देखना चाहता है। और कभी कभी तो उसे ऐसा महसूस होता कि एक बहुत बड़ी टिड्डी अपने मनहूस पंजे लाजों की नर्म नर्म गर्दन में पेवस्त करके उसका खून पी रही है। और ये सोचते ही वो लाठी लेकर टिड्डी दल पर टूट पड़ता और लोग हैरत से देखते कि रामू में बला की ताकत और अंतक हिम्मत कहां से आ गई है। और फिर रात भर की मेहनत के बाद सुबह सवेरे उसने देखा कि पूरब से एक और टिड्डी का दल उड़ता आ रहा है। तो एक बूढ़े ने लाठी फेंकते हुए कहा, अब तो भगवान ही हमारी सहायता करे तो हम बच सकते हैं। और उसी लम्हे में
उन्होंने आसमान से आती हुई एक घूं घूं की आवाज सुनी, जैसे कोई जिन्नाती जसामत की शहद की मक्खी करीब आ रही हो। मगर यह शहद की मक्खी नहीं थी, एक हवाई जहाज था जो सरकार ने टिड्डी का मुकाबला करने के लिए भेजा था। देखते ही देखते हवाई जहाज ने हवा में एक डुबकी लगाई और उनके खेत पर से नीचे नीचे उड़ने लगा, और उसकी दुम में से निकलकर एक भूरे रंग का बादल सारे खेतों पर छा गया। अब उन्होंने देखा कि गेहूं पर बैठी हुई टिड्डियां टप टप जमीन पर गिर रही हैं, दम तोड़ रही हैं। सो रामू की खेती बच गई, उस जैसे और हजारों काश्तकारों की खेतियां बच गईं। रामू कटाई करता जा रहा था और सोच रहा था कि ये नई ताकत जो अब हमारे पास है, इसके मुकाबले में 100 टिड्डी दल भी आए तो हम उनको शिकस्त दे सकते हैं। और फिर अनाज को गाड़ियों में लाद कर वो मंडी ले गया। सरकारी भाव 15 रुपये मन था, मगर लाला किरोड़ीमल आढ़ती ने अपनी तोन सहलाते हुए कहा, फसल टिड्डी से बच गई, इसलिए मंडी में अनाज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और कीमतें गिर गई हैं। तो क्या आप चाहते हैं टिड्डी हमारी फसल खा जाती तो बेहतर होता? ये तो मैं नहीं कहता, मगर कीमतें ज़रूर बढ़ जाती। अब तो इतना अनाज मंडी में आ गया है कि मैंने तो चंद रोज़ के लिए खरीद ही बंद कर दी है। और फिर किसी कदर धीमी आवाज़ में कहा, वैसे 12 रुपये मन देना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर सरकारी रेट तो 15 रुपये मन है। सो तो है, मगर मैंने कहा नहीं, अनाज ज़्यादा पैदा हो गया है, हमें ज़रूरत ही नहीं रही। तो मैं लाला बंसीधर के यहाँ ले जाता हूँ, रामू ने कहा और उधर गाड़ी हाँकती। मगर लाला बंसीधर ने भी वही कहा जो किरोड़ीमल ने कहा था, और जो बंसीधर ने कहा वही लाला शगुनचंद ने कहा। फिर वो लाला किरोड़ीमल के यहाँ वापस आया। वो बोले, घंटा भर में भाव और गिर गया है। ऑस्ट्रेलिया से कई जहाज़ आ गए हैं, अमेरिका में भी फसल बहुत अच्छी हुई है, सारी दुनिया में गेहूं की कीमत गिर गई है। अब तो मैं 11 रुपये मन दे सकता हूँ। तो रामू को 11 रुपये मन पर ही अपना अनाज बेचना पड़ा। कुछ कहो, उसने सोचा, लाजो के लिए हंसली ज़रूर लूँगा, बस सेठ मक्खनलाल से बीज के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका दूँ। सेठ मक्खनलाल का नाम होना चाहिए था सेठ सोखनलाल। दुबले पतले सूखे हुए पिचके हुए गाल, मगर रुपए देखते ही उनकी मुरझाई हुई आंखों में चमक आ गई। 200 रुपये असल और 24 रुपये सूद सरकारी और 26 रुपये नजराने के गैर सरकारी। जेब हल्की करके रामू चला ही था कि चौधरी मलखान सिंह मिल गया, जो नहर का पटवारी था और काश्तकारों के जीवन में भगवान का दर्जा रखता था। जिसको चाहे पानी दे, जिसको चाहे ना दे, चाहे कम पानी दे चाहे ज़्यादा पानी दे। मलखान सिंह की बड़ी बड़ी मूछें खिजाब से काली की हुई थी और तेल में डूबी रहती थी, और किसी काश्तकार जिससे रुपया मिलने की उम्मीद हो, उसे देखते ही ये मूछें लालची कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगती थी। चौधरी मलखान सिंह का कौल था कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जिसका मतलब था कि जितना रुपया नहर पटवारी की जेब में डालोगे उतना ही पानी तुम्हारे खेत में पहुंचेगा। सो रामू ने अगली फसल के लिए पानी का इंतजाम कर लिया, मगर उसकी जेब और भी हल्की हो गई। और जब वो सोनामल की दुकान के सामने से गुजरा और शीशे की अलमारी में टंगी हुई हंसली नजर आई, तो उसने दिल ही दिल में कहा, अगली फसल पर जरूर लूंगा, और नजर झुकाकर गुजर गया। रात हुए घर वापस पहुंचा तो देखा लाजो उसका इंतजार करते करते चूल्हे के पास बैठी बैठी ही सो गई है। जंगीर में रोटी पकी रखी थी, चूल्हे पर साग की हंडिया धरी थी। वो लाजो को आवाज देने ही वाला था कि उसने देखा कि एक परों वाला कीड़ा दीवार पर रेंगता हुआ लाजो की तरफ बढ़ रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। टिड्डी, उसने सोचा, तो अभी सारे टिड्डी दल का खात्मा नहीं हुआ। उसकी उंगलियों में दबी हुई टिड्डी कुलबुला रही थी, फड़फड़ा रही थी, शायद दम तोड़ रही थी, मगर अभी तक जिंदा थी। चिराग की रोशनी में लाया तो उसने देखा कि टिड्डी का पेट न जाने किसका अनाज खाकर फूला हुआ है, और उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही हैं, और उसकी लंबी नुकीली मूछें लालची कुत्ते की तरह दुम हिला रही हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
आप अपना रिव्यू यहाँ लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है contact@crispcreatives.com। अगली बार फिर मिलेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे। तब तक के लिए अलविदा।